तो आप लोग बताइए अगर किसी को कोई भी डाउट है तो। चलिए तो फिर हम लोग जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपने सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे जो भी टॉपिक है हमने पढ़े हैं उनको कैसे हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अरेंज द कंसेप्ट एसोसिएटेड विद क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्लासिकल थिंकर्स अभी हमने सारे कवर किए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा टॉपिक हमारा पहले आया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताने हैं। तो टॉपिक आपको दिया गया है एक्सप्लॉयटेशन, रेशनैलिटी, सॉलिडेरिटी, पॉजिटिविज्म। हिंदी में हम लोग देखें तो शास्त्रीय समाजशास्त्रियों से संबंधित निम्नांकित संकल्पनाओं को व्यवस्थित करें। शोषण, तार्किकता, एकता, प्रत्यक्षवाद। तो आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कौन सा टॉपिक किस थिंकर ने दिया है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो फिर आप लोग इजीली क्रोनोलॉजी वाइज उन्हें अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो एक्सप्लॉयटेशन के बारे में कार्ल मार्क्स हमारे बात करते हैं। फिर हम लोग देखें रेशनैलिटी के बारे में वेबर हमारे बात करते हैं, मैक्स वेबर। सॉलिडेरिटी के बारे में इमाइल डर्कहाइम बात करते हैं। एंड पॉजिटिविज्म के बारे में आप सभी जानते हो, ऑगस्ट कोम्ट हमारे बात करते हैं। तो ये जो थिंकर्स हैं ये सारे हमारे क्लासिकल थिंकर्स हैं। तो अब आपको पता है कौन सा कंसेप्ट किसने दिया है, तो आपको उनको बहुत इजीली अरेंज भी कर सकते हो। ये सबसे पहले आप जानते हो ऑगस्ट कोम्ट हमारे आते हैं, जो बिल्कुल फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी हमारे हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट इसमें से हमारे ऑगस्ट कोम्ट ही हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले पॉजिटिविज्म ही हमारा आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग भी हम लोग देखें तो इजीली आंसर हमें मिल सकता है। सबसे पहले पॉजिटिविज्म, फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स हमारे आते हैं, फिर उसके बाद एमाइल डर्कहाइम एंड फिर लास्ट में मैक्स वेबर हमारे आते हैं। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है हमें सारे कवर करने हैं। अब अगर हम लोग डीपली से बात करें एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, कार्ल मार्क्स कब हमारी बात करते हैं, तो आप सभी जानते हो एक्सप्लॉयटेशन क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं हमारे कार्ल मार्क्स। कैपिटलिज्म सिस्टम में उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो डिफरेंट क्लासेस हैं, जो बोर्जोआ एंड प्रोलेटेरिएट क्लास है, उनके बीच में किस तरह से क्लास स्ट्रगल चलता है। हमेशा जो बोर्जोआ क्लास हमारी है वो प्रोलेटेरिएट का एक्सप्लॉयटेशन करती है। तो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन के बारे में कार्ल मार्क्स बात करते हैं। रेशनैलिटी की हम लोग बात करें तो वेबर का ये कंसेप्ट है, उन्होंने बताया है किस तरह से हम लोग लॉजिकली रेशनली कोहेरेंट जो आइडियाज हैं उनको अरेंज करते हैं, मतलब लॉजिकली हम लोग कैसे चीजों को सोचते हैं। फोर टाइप्स ऑफ रेशनैलिटी के बारे में भी वेबर हमारी बात करते हैं, जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आई होप ये आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। फोर टाइप्स ऑफ रेशनैलिटी उन्होंने हमारे बताए थे, जैसे उन्होंने बात की थी थियोरिटिकल रेशनैलिटी, प्रैक्टिकल रेशनैलिटी, सब्सटेंटेटिव एंड फॉर्मल रेशनैलिटी के बारे में वेबर हमारे बात करते हैं। थ्योरेटिकल रेशनैलिटी मतलब क्या होती है, जब आप एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के बारे में हमारे बात करते हैं तो वो थ्योरेटिकल रेशनैलिटी। प्रैक्टिकल रियलिटी में हम लोग जब गिवन रियलिटीज को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं तो उसके वो हमारा प्रैक्टिकल रेशनैलिटी आता है। सब्सटेंटिव रेशनैलिटी क्या होता है, जब आप मीन्स एंड एंड्स का कैलकुलेशन करते हो इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज को ध्यान में रख के जब आप अपने जो मीन्स और गोल्स हैं उनको डिसाइड करते हो तो वो सब्सटेंटेटिव रेशनैलिटी होता है। फॉर्मल रेशनैलिटी में हम जानते हैं मीन्स एंड एंड्स कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोग करते हैं, बट यहाँ पे वैल्यूज को ध्यान में रखकर नहीं, आप सिर्फ जो लॉजिकली तरीके से जो पॉसिबल आइडियाज हैं उनको ध्यान में रख के कोई
एक्शन लेते हो तो वो फॉर्मल रेशनैलिटी में हमारा आता है। तो ये जो सारे टाइप्स ऑफ रेशनैलिटी है ये भी आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सॉलिडेरिटी के बारे में, एमाइल डर्कहाइम बात करते हैं। तो दो तरह से उन्होंने सॉलिडेरिटी बताया है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के बारे में डर्कहाइम हमारे बात करते हैं। तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटीज जो मतलब प्रिमिटिव सोसाइटीज में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर हमारा कम होता है, होमोजीनियस सोसाइटीज हमारी होती हैं। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी मतलब जो मॉडर्न टाइम्स में हमें सोसाइटीज देखने को मिलती हैं, हेट्रोजीनियस होती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर जहाँ पर ज्यादा होता है, तो वो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी होता है। सिमिलरली पॉजिटिविज्म की अगर हम लोग बात करें, पॉजिटिविज्म क्या है, एक तरह से अप्रोच है कि आप नेचुरल साइंसेस के जो मेथड हैं उन्हें आप सोशल साइंसेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे एक तरह से हम लोग पॉजिटिविज्म बोलते हैं, जिसके बारे में ऑगस्ट कोम्ट हमारे बात करते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें आपको एकदम डीपली एनालाइज करना है। ये नहीं कि सिर्फ करेक्ट आंसर हमें पता है तो छोड़ दिया, जितने भी टॉपिक्स यहाँ मेंशन है उन सभी को आपको डीपली ऐसे इस तरह से कवर करना है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस है वो प्रिपेयर करने हैं, जिससे आप इजीली अपना जो टॉपिक है वो पूरा अच्छे से कंसोलिडेट कर सको, अच्छे से आपका पूरा सारी चीजें क्लियर हो जाए, रिवीजन भी साथ में हो जाए। तो इस तरह से आपको सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। तो आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझ आ गया है। ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट रिगार्डेड दैट पॉपुलेशन इंक्रीज ब्रिंग्स चेंज इन सोसाइटी? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमाइल डर्कहाइम, टैलकट पार्सन। निम्नलिखित में से किन सिद्धांत वेताओं का मत था कि जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लाती है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमाइल डर्कहाइम एंड टैलकट पार्सन। तो यहाँ सिंपली आपको बताना है कौन कौन से थिंकर ऐसा मानते हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है हमारी सोसाइटी में तो उसकी वजह से सोसाइटी में भी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन नंबर टू ए एंड सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मतलब कार्ल मार्क्स एंड एमाइल डर्कहाइम हमारे बात करते हैं। कार्ल मार्क्स आप सभी जानते हो, मोड ऑफ प्रोडक्शन की उन्होंने स्टेजेस बताई है कि किस तरह से हमारी जो सोसाइटी है उसमें लोगों के बीच में जो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो कन्फ्लिक्ट लोगों के बीच में बढ़ता है, क्लास स्ट्रगल हमारे लोगों के बीच में बढ़ता है, तो उसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। एक मोड ऑफ प्रोडक्शन स्टेज से हम लोग दूसरी स्टेज की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने हमें बताया है कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ने से सोसाइटी में चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। सिमिलरली एमाइल डर्कहाइम बात करते हैं मैकेनिकल और सॉलिडेरिटी से हम लोग मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की तरफ जाने का एक मेन रीजन उन्होंने ये भी बताया है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो भी हमारी जो सोसाइटी है मैकेनिकल से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की तरफ जाती है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स एंड इमाइल डर्कहाइम ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने ये बताया है कि पॉपुलेशन बढ़ने से आपकी जो सोसाइटी है उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग रोशनी जी, प्लीज क्लासेस को टाइमली ज्वाइन करने का कोशिश ट्राई कीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए मुझे। What causes the change from mechanical solidarity to organic solidarity according to Durkheim? Dynamic density, population density, static density, fluctuating density। दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से किसके कारण यांत्रिक एकता सावयवी एकता में परिवर्तित हो जाती है? गयात्मक परिवर्तनशील घनत्व, जनसंख्या घनत्व, स्थिर घनत्व, अस्थिर घनत्व। तो इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो गए। मैंने आपको बताया कि
पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से तो होता ही है, बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो डायनेमिक डेंसिटी हमारा होगा। ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया भी था। डायनेमिक डेंसिटी क्या होता है? जब पॉपुलेशन हमारी सोसाइटी में बढ़ती है, साथ में जो अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन है लोगों के बीच में वो भी जब हमारा बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये मेन रीजन हमारा टर्कहाइम ने बताया है, जिसकी वजह से हम लोग मैकेनिकल सॉलिडेरिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की तरफ जाते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी करेक्ट रीजन है, बट ये अकेला ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से चेंज हमें देखने को मिलता है। अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन भी यहाँ पर हमारा बढ़ता है। अगर पॉपुलेशन डायनेमिक डेंसिटी हमारा ऑप्शन में नहीं दिया होता तो फिर पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ हम लोग जाते, बट अगर डायनेमिक डेंसिटी आपको ऑप्शन में दिया है तो फिर डायनेमिक डेंसिटी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डायनेमिक डेंसिटी में पॉपुलेशन इंक्रीज भी होती है और जो अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन है, मतलब लोग आपस में किस तरह से मिलते हैं, कितना एक दूसरे पर लोग इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो ये सारी जब चीजें बढ़ती हैं तो फिर हम लोग मैकेनिकल सॉलिडेरिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की तरफ जाते हैं। तो इसके बारे में डरखाइम ने बात की है। इजी क्वेश्चन है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर वन डायनेमिक डेंसिटी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर करिए। फोर्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द एसेंशियल आइडिया ऑफ एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल फिनोमेना बाय द स्टेट ऑफ कलेक्टिविटी एंड नॉट स्टेट ऑफ कलेक्टिविटी बाय इंडिविजुअल फिनोमेना? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्ट, इमाइल डर्कहाइम। निम्नलिखित में से किन्होंने व्यक्तिगत प्रघटना की व्याख्या सामूहिकता की अवस्था के द्वारा करने का मूलभूत विचार प्रस्तुत किया था, न कि व्यक्तिगत प्रघटना द्वारा सामूहिकता की अवस्था द्वारा? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्ट, इमाइल डर्कहाइम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर, इमाइल डर्कहाइम। क्योंकि आप सभी जानते हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, किसने हमारा ये आइडिया दिया था कि इंडिविजुअल फिनोमेना को हम लोग को कलेक्टिविटी की तरह से पढ़ना चाहिए। मतलब ये जो थिंकर की यहाँ आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, वो ये पूछा गया था कि इंडिविजुअल से ज्यादा कलेक्टिविटी, या हम लोग सिंपली बात करें सोसाइटी को किसने हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो आप सभी जानते हो डर्कहाइम जो है वो हमारे मैक्रो थिंकर हैं, एंड वो इस बारे में बात करते हैं कि डर्कहाइम हमेशा कलेक्टिविटी पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, इंडिविजुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंस वो हमारे सोसाइटी को देते हैं कि कैसे कलेक्टिव तरीके से सारी जो चीजें हैं वो हमारी सोसाइटी में चलती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो इमाइल डर्कहाइम होगा। जब आप कलेक्टिविटी मतलब पूरी सोसाइटी को एज अ होल जब आप डिफाइन करते हो, उसके बारे में हमारे इमाइल डर्कहाइम बात करते हैं। एंड अगर क्वेश्चन में आपसे उल्टा दिया होता, अगर ये आपसे पूछा गया होता कि कलेक्टिविटी से ज्यादा इंडिविजुअल फिनोमेना में किसने हमारा फोकस किया है, तो फिर हम लोग मैक्स वेबर के साथ जा सकते थे, क्योंकि मैक्स वेबर हमारे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से सारी चीजों को स्टडी करने की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से पूछा गया है तो फिर मैक्स वेबर होगा, बट यहाँ स्पेशली कलेक्टिविटी के बारे में आपसे पूछा गया था, तो फिर जो करेक्ट आंसर है वो इमाइल डर्कहाइम है। तो ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ऑप्शन नंबर फोर, इमाइल डर्कहाइम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। सारा मिक्सअप हो जा रहा है। अभी तो सोचो सिर्फ तीन ही थिंकर्स के बारे में हमने पढ़ा है। अभी पूरे 26 थिंकर्स तो सिर्फ हमारे यूनिट वन में ही है। अगर तीन में ही आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे तो आगे जाके कैसे काम चलेगा? तो थोड़ा सा अपना रिवीजन पे फोकस करिए, ध्यान से सारी चीजों को समझिए, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन तो इजी है, इसका जल्दी से आंसर बताइए।
इस क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर थ्री मैक्स वेबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। रिलीजन ऑफ इंडिया हमारे मैक्स वेबर की बुक है। हम सभी जानते हैं मैक्स वेबर ने हमारा जो डिफरेंट वर्ल्ड रिलीजन है उनको हमारा कंपेयर किया था, तो हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में इन सब में से सिर्फ मैक्स वेबर ने ही बात की है। कार्ल मार्क्स ने कब बात की थी आप लोग मुझे बताइए। तो कार्ल मार्क्स कैसे आंसर हो सकता है। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म तो मैक्स वेबर ने ही हमारी बात की थी ना, डिफरेंट रिलीजन को जब उन्होंने कंपेयर किया था, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री है। बहुत फेमस ये बुक है, तो बुक्स भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। 1916 में उन्होंने ये बुक पब्लिश की थी, तो ईयर भी आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार पे ही आपने पेपर देखा है, ईयर भी आपसे पूछे गए हैं बुक्स के, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑप्शन नंबर थ्री मैक्स वेबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड अ वैल्यू रेफरेंस इंस्टीड ऑफ वैल्यू जजमेंट एज मेथोडोलॉजी टू हैव द स्टेटस ऑफ सोशियोलॉजी एज ऑब्जेक्टिव साइंस। निम्नलिखित में से किन्होंने समाजशास्त्र को वस्तुनिष्ठ विज्ञान का दर्जा देने के लिए मूल्य निर्णय के स्थान पर मूल संदर्भ पद्धति शास्त्र का सुझाव दिया था? ऑगस्ट कोम्ट, विल्फ्रेडो पेरेटो, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर। क्या कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया। ये भी डायरेक्टली बिल्कुल हमने कल पढ़ा था, वैल्यू रेफरेंस रेफरेंस वैल्यू रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्सिविटी के बारे में मैक्स वेबर हमारे बात करते हैं। अच्छे से मैंने आपको बताया था कि मैक्स वेबर हमारे क्या बात करते हैं, साइंसिस को जो है वैल्यू रेफरेंस होना चाहिए। मतलब आपको जब भी कोई टॉपिक आप डिसाइड करते हो, तो उसमें आपको अपनी अ, अक्सर जो रिसर्चर्स हैं वो अपनी वैल्यूज के बेसिस पे अपना जो टॉपिक है, या हमें किस तरह से फील्ड है वो डिसाइड करनी चाहिए, बट वैल्यू जजमेंट उन्हें नहीं होना चाहिए। मतलब उन्हें अपना जो जजमेंट पास नहीं करना चाहिए, उन्हें सिर्फ जो फिनोमेना है, जो भी हमारी घटना है उसको अपनी वैल्यूज तो उनके ध्यान में होनी चाहिए, बट उसे उसके बेसिस पर जज नहीं करना चाहिए। मतलब क्या सही है हमारा, क्या गलत है, ये जो जजमेंट है ये हमारे रिसर्चर को पास नहीं करना चाहिए। इसके बारे में मैक्स वेबर बात करते हैं। तो डायरेक्टली आपको बिल्कुल डायरेक्ट वर्ड दिया गया था वैल्यू रेफरेंस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको तो बिल्कुल भी गड़बड़ आपको नहीं करनी है। अच्छे से आप लोग रिवीजन करिए। ऑप्शन नंबर फोर मैक्स वेबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एंड विल्फ्रेडो पेरेटो आपने आंसर दिया। विल्फ्रेडो पेरेटो की मेथोडोलॉजी क्या थी? लॉजी को एक्सपेरिमेंटल मेथड उन्होंने फॉलो किया था। लॉजी को एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में विल्फ्रेडो पेरेटो बात करते हैं, तो ये तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता था। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फोर मैक्स वेबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। कोई बात नहीं, रिवीजन नहीं हो पाया, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, सारी चीजों को इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। कल भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे, तो आप लोग उनका अच्छे से, जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनका आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, तो जिससे कल की क्लास में आप लोग अच्छे से आंसर कर पाओ। प्लीज क्वेश्चन का आंसर बताइए। Who defined religion as a unified system of beliefs and practices relative to sacred things? निम्नलिखित में से किन्होंने धर्म की परिभाषा पवित्र चीजों से संबंधित सामान्यताओं और प्रथाओं की एकीकृत प्रणाली के रूप में दी है? तो ये तो इजी था, डायरेक्टली हमें कीवर्ड यहाँ दिया गया है। सैक्रेड एंड प्रोफेन के पर्सपेक्टिव से रिलीजन को हमारा किसने डिफाइन किया है? तो एमाइल डर्कहाइम इस बारे में हमारी बात करते हैं। तो ये आप सभी जानते हो, बिलीव्स बिलीव्स रिचुअल चर्च, ये सारे इंपॉर्टेंट उन्होंने बेसिस दिए हैं रिलीजन को हमारे डिफाइन करने के, तो डायरेक्टली कीवर्ड्स आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर थ्री इमाइल डर्कहाइम यहाँ पर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर बताइए।
Karl Marx identified various forms of division of labor as stages of development in history of Europe. Identify the correct sequence of these stages from the following. ट्राइबल, बार्बरिज्म, एंशिएंट, फ्यूडल। कार्ल मार्क्स ने श्रम विभाजन के विविध रूपों की पहचान यूरोप के इतिहास में विकास की अवस्थाओं के रूप में की है। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं को सही क्रम में चिन्हित कीजिए। जनजातीय, बर्बरता, प्राचीन, सामंती। कोई बात नहीं, आप अपने एग्जाम पे फोकस कर सकते हो। बट ये जो टॉपिक आई थिंक ये तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में भी होते ही हैं। अभी जो फाउंडिंग फादर्स हमने पढ़े या जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, तो ये तो आई थिंक आप लोग पढ़ ही सकते हो, आपको हेल्प भी करेगा। बट आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे इजी है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। सिंपली कार्ल मार्क्स की मोड ऑफ प्रोडक्शन स्टेजेस की बात की जा रही है। तो सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म या फिर ट्राइबल सोसाइटी की वो बात करते हैं। फिर एंशियंट सोसाइटी की, जहाँ पे मास्टर स्लेव वाला रिलेशन होता है। एंड फ्यूडल सोसाइटी में उन्होंने फ्यूडल लॉर्ड एंड सर्व की हमारी बात की है। तो इस तरह से ये जो स्टेजेस हैं हमारे कार्ल मार्क्स ने बताई है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका। Which one of the following forms of authority expounded by Max Weber is not a form of traditional authority? Patriarchal household, bureaucracy, feudalism, patrimonialism. मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित प्राधिकार के निम्नलिखित प्रारूपों में से कौन सा प्रारूप परंपरागत प्राधिकार का रूप नहीं है? पितृसत्तात्मक गृहस्थी, नौकरशाही, सामंतवाद, पुश्तैनीवाद। यहाँ पर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर 2 ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वेबर ने हम जानते हैं 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बताई है। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड थर्ड टाइप जो उन्होंने बताया था वो है रेशनल लीगल अथॉरिटी। तो ब्यूरोक्रेसी हमारा रेशनल लीगल अथॉरिटी में आता है, जहाँ पे रिटर्न जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आप लोग फॉलो करते हो। तो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा हमारा फॉर्म ऑफ अथॉरिटी नहीं है, नॉट आपसे पूछा गया है। तो ब्यूरोक्रेसी आप सभी जानते हो रेशनल लीगल अथॉरिटी में आता है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ब्यूरोक्रेसी होगा। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होती है? जो इनहेरिटेड हमारी होती है या बाय बर्थ, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं आपको मिलती है, आपकी पुश्तैनी वो होती है। तो पितृसत्तात्मक जो हाउस होल्ड है ये भी ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। फ्यूडलिज्म भी एक तरह से इनहेरिटेड होती है, ये भी ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। पैट्रिमोनियलिज्म तो पुश्तैनी चीजें ये भी ट्रेडिशनल अथॉरिटी में हमारी आती है। तो नॉट आपसे पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एंड इस क्वेश्चन का आंसर करिए। Which of the following statement is or are true? Durkheim did not believe that gods are man-made symbols of society. Durkheim thought that all religion originated in totemism. Durkheim studied the religious practices of African tribes. Durkheim offered a theological explanation of religion. Durkheim did not believe that the tribe aborigine he studied represented a stage of evolution that every society should pass. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डर्कहाइम का ये मानना नहीं था कि ईश्वर समाज के मानव निर्मित प्रतीक हैं। डर्कहाइम का मानना था कि सभी धर्मों का उद्भव टोटमवाद से हुआ है। डर्कहाइम ने अफ्रीकी जनजाति की धार्मिक प्रथाओं का अध्ययन किया। डर्कहाइम ने धर्म की धर्मपरक
मीमांसा प्रस्तुत की। डर्कहाइम का ये मानना नहीं था कि उन्होंने जिस जनजाति एबोरिजिन का अध्ययन किया वह उद्विकास के एक चरण का प्रतिनिधित्व करती है जिससे प्रत्येक समाज को गुजरना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर 2 बी ओनली यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ हम लोग देखें, डर्कहाइम डिड नॉट बिलीव दैट गॉड्स आर मैन मेड सिंबल्स ऑफ सोसाइटी, तो ये गलत है क्योंकि डर्कहाइम एक तरह से ये हमारा मानते थे तो कि जो इंडिविजुअल्स हैं गॉड क्या है, एक तरह से सिंबल है हमारी सोसाइटी का, तो ये नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए गलत है। डर्कहाइम थॉट दैट ऑल रिलीजन ओरिजिनेटेड इन टोटमिज्म, तो बिल्कुल सही है। डर्कहाइम ने ये बताया था कि सारी जो रिलीजन है वो टोटमिज्म से ही निकल के आते हैं, इसी तरह से हमारी जो सोसाइटी है वो इवॉल्व होती है। नेक्स्ट हम लोग देखें, डरखाइम स्टडी द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ अफ्रीकन ट्राइब्स, तो ये गलत है क्योंकि उन्होंने हमारे जो ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स हैं उसके बारे में स्टडी किया था, अरुंता ट्राइब्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसके बारे में डरखाइम ने हमारा स्टडी किया था, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखें, डरखाइम ऑफर्ड अ थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन, तो ये गलत है। थियोलॉजिकल उन्होंने हमारा नहीं बताया था, उन्होंने सेक्रेड एंड प्रोफेन चीजों के बेसिस पे हमारा जो रिलीजन है उसको डिफाइन किया था, तो ये भी हमारा गलत है। और नेक्स्ट हम लोग देखें, डरखाइम ने ऐसा माना था कि हर जो सोसाइटी है वो रिलीजन का वहां पर मतलब इस तरह से इवॉल्व होती है ट्राइब्स के थ्रू, हमारा टोटमिज्म जो रिलीजन है उसके थ्रू हमारी हर सोसाइटी इवॉल्व होती है, तो यहाँ पर भी नॉट लिखा हुआ है इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 बी ओनली यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन हम लोग देखें तो इसका आप लोग आंसर बताइए। विच सोशियोलॉजिस्ट कॉइंड द कंसेप्ट सोशल रिलेशनशिप टू डिस्क्राइब पैटर्न ह्यूमन इंटरेक्शन विच इज इंटेंशनल मीनिंगफुल एंड सिंबॉलिक। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रतिरूपित पैटर्न्स मानवीय अंतःक्रिया के वर्णन के लिए सामाजिक संबंध अवधारणा की रचना की थी जो अभिप्रेरित सार्थक और प्रतीकात्मक है? सी एच कुली, इरविंग गॉफमैन, मैक्स वेबर, विल्फ्रेडो पेरेटो। सो ये भी हमारा इजी है। मैक्स वेबर ने हमारा कंसेप्ट दिया था सोशल रिलेशनशिप का, मतलब जब लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो किस तरह का उनका रिलेशनशिप बिल्ड होता है जो मीनिंगफुल होता है, सिंबॉलिक होता है, इंटरप्रेट हम लोग कैसे कर, और ये जो रिलेशनशिप में ये जो मीनिंग्स डिराइव होते हैं लोगों के, इसको इंटरप्रेट करने की बात हमारी वेबर करते हैं क्योंकि वेबर हमारे इंटरप्रेटिविस्ट हैं, तो इसके बारे में मैक्स वेबर बात करते हैं। और हमें पढ़ा था कि मैक्स वेबर ने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से भी एक डेफिनेशन हमारा दिया था सोशल रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से कॉन्फ्लिक्ट का, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है मैक्स वेबर के बारे में। ये मैंने आपको जब थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ाए थे कॉन्फ्लिक्ट का तो उसमें मैंने ये चीज आपको बताई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 मैक्स वेबर यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखें, एमाइल डर्कheim concept of anomie predominantly appeared in his work. Suicide, the rules of sociological method, the elementary forms of the religious life, division of labor in society, moral education. एमाइल डर्कheim की एनोमी की अवधारणा उनकी निम्नलिखित में से किन कृतियों में प्रबल रूप से प्रकट हुई थी? सुसाइड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एंड मोरल एजुकेशन। सो इस क्वेश्चन का हम लोग देखें, ऑप्शन नंबर 2 ए एंड डी ओनली यहाँ पर करेक्ट है। आप सभी जानते हो सुसाइड में
सुसाइड जो उनकी बुक है उसमें डर्कहाइम ने एनोमी का कंसेप्ट दिया था। एनोमी उन्होंने एज अ टाइप ऑफ सुसाइड बताया था, जिसका मतलब क्या होता है, जब हमारी सोसाइटी में लेस रेगुलेशन होता है तब जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं वो एनोमिक सुसाइड उन्होंने बताया था। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर में उन्होंने सुसाइड का बात की थी। तो थ्री एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में हमारे डर्कहाइम बात करते हैं। कौन कौन से थ्री एबनॉर्मल फॉर्म उन्होंने बताए थे, तो एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में उन्होंने बात की थी। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में उन्होंने बात की थी। थर्ड हम लोग देखें तो पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में भी डर्कहाइम हमारे बात करते हैं। तो ये आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एनओमी में मैं मतलब जब हमारा जो वर्कर्स है वो प्रॉपरली अच्छे से रेगुलेट नहीं किए जाते तो उसे एक तरह से एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। फोर्स्ड आप सभी नेम से ही समझ सकते हो, जब एक तरह से वर्कर्स को फोर्स किया जाता है, प्रॉपर जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वो उनको नहीं मिलता, तो उसे हम लोग फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। पुअरली कोऑर्डिनेटेड मतलब वर्कर को जो सारी एक्टिविटीज हैं उनको अच्छे से रेगुलेट नहीं किया है, प्रॉपर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब सब लोग अपने तरह से अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इस वजह से जो प्रॉपर काम है वो नहीं हो पाता। तो ये थ्री एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर डर्कहाइम ने बताए थे, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सुसाइड की हम लोग बात करें तो फोर टाइप्स ऑफ सुसाइड भी हमारे डर्कहाइम ने बताए थे। तो इंटीग्रेशन के बेसिस पर, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। सुसाइड जैसे मैंने आपको बताया था फोर टाइप से उन्होंने डिफाइन किए थे हमारे। इंटीग्रेशन के बेसिस पर एंड रेगुलेशन के बेसिस पे उन्होंने जो सुसाइड है उनको हमारे डिफाइन किया था। इंटीग्रेशन की बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं इगोइस्टिक सुसाइड एंड एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। रेगुलेशन की बेसिस पे हम लोग देखें तो एनोमिक सुसाइड हमारा होता है, फेटलिस्टिक सुसाइड के बारे में डरखाइम बात करते हैं। तो इगोइस्टिक सोसाइटी में उन्होंने क्या बताया था, जब इंटीग्रेशन लो होता है हमारी सोसाइटी में, सपोज डिप्रेशन वाली कोई सिचुएशन है या किसी को बहुत ज्यादा उदासी है, सपोज आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई या उस वजह से अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, डाइवोर्स आपका हो गया, तो जब लो इंटीग्रेशन हमारी सोसाइटी में लोगों को होता है तो उसे इगोइस्टिक सोसाइटी उन्होंने बुलाया था। एल्ट्रुइस्टिक में जब हाई इंटीग्रेशन हमारी सोसाइटी में होता है, तो जैसे सोल्जर्स का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था हमारा, कि सोल्जर्स इतने ज्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं सोसाइटी में कि वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो इसे एक तरह से एल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी हम लोग बोलेंगे। एनोमिक सोसाइटी, जब लो रेगुलेशन हमारी सोसाइटी में होता है तो इकोनॉमिक बूम या फिर बस्ट के केसेस में उन्होंने हमारा बताया था कि अगर बहुत ज्यादा नुकसान आपको होता है या फिर बहुत ज्यादा फायदा आपको बिजनेस में होता है तो उस केस में जो हमें सुसाइड लोगों की कमिट जो करते हैं उसे एक तरह से एनोमिक सुसाइड उन्होंने बुलाया था। एंड फेटलिस्टिक सुसाइड में जब हाई रेगुलेशन हमारा होता है, तो जैसे स्लेव्स के केस का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जो स्लेव्स हैं उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जो फेट है, किस्मत में ही अब गुलामी हमारी लिखी है, तो उस वजह से वो लोग सुसाइड कर लेते थे अपने वही रास्ते में जाकर। तो इस तरह से ये जो फोर टाइप्स ऑफ सुसाइड है इनके बारे में डर्कहाइम ने हमारी बात की है। तो ऐसे एक क्वेश्चन से आप लोगों को जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे, वो भी सारे अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही इनकी जो बुक्स हैं उनका ईयर भी आप सभी को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमसे क्वेश्चन क्रोनोलॉजी वाइज भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो डिवीजन ऑफ लेबर हमारी आती है 1893 में। ये हमारा डॉक्टरल थीसिस है डर्कहाइम का, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड हमारी 1895 में। इसके बाद हम लोग देखें सुसाइड आती है 1897 में। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में। एंड मोरल एजुकेशन 1925 में आती है। तो ये जो सारी बुक्स हैं ये भी आपको प्रॉपर क्रोनोलॉजी वाइज याद होनी चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से क्लियर है। इस तरह से डिटेल में आपको हर एक जो क्वेश्चन है उसको अपना कवर करना है, जिससे सारे टॉपिक्स आपके रिवीजन हो जाए। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका आंसर करिए। Totem refers to a group of people who live in hills and forests, unholy objects of everyday life, animal, plants, or other objects which are held in special regard, an individual who practices occultism, an object different from ordinary that creates an attitude of reverence.
टोटम किनको संदर्भित करते हैं? व्यक्तियों का एक समूह जो पहाड़ियों वनों में रहते हैं, दैनंदिन की अपवित्र वस्तुएं, पशु पादप या अन्य वस्तुएं जिनको विशेष सम्मान दिया जाता है, एक व्यक्ति जो तंत्र मंत्र जादू टोना करता है, सामान्य से विभिन्न एक वस्तु जो श्रद्धा का भाव पैदा करती है। इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर थ्री CNE ओनली यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। टोटम मतलब क्या होता है? ऐसे लोग, जैसे हम लोग टोटमिज्म जो रिलीजन है, हमने इसके बारे में डरखाइम हमारे बात करते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटीज का जो रिलीजन है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, वहां पे हमारे ट्राइब के जो लोग हैं वो ये मान लेते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स, प्लांट्स जिनके पास स्पेशल पावर होती है, जिनके लोग सोसाइटी में हमारे वर्शिप करते हैं, तो उसे एक तरह से टोटम हमारा डरखाइम ने बुलाया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग ऑर्डिनरी लाइफ से अलग रखते हैं, जो एक श्रद्धा का भाव हमारे अंदर पैदा करता है, मतलब सेक्रेट चीजें इन्होंने डरखाइम ने बुलाया था, पवित्र वस्तुएं जिन्हें हमारा डरखाइम ने बुलाया था, तो ये हमारा टोटमिज्म का मीनिंग होता है। बाकी हम लोग देखें अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन हिल्स एंड फॉरेस्ट, तो ये हमारा ट्राइब्स को एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, पर ये टोटम नहीं होता, तो इसलिए ये गलत है। अनहोली ऑब्जेक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ, तो ये भी गलत है। टोटम जो है वो बहुत ज्यादा होली, पवित्र चीजें हमारी मानी जाती हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी फॉल्स है। एन इंडिविजुअल हु प्रैक्टिसेस ऑकल्टिज्म, मतलब ऐसे लोग जो जादू टोना करते हैं, तो ये भी हमारा टोटम नहीं होता है। तो सिर्फ CNE ओनली, ये दो ऑप्शन ही यहाँ पर हमारा करेक्ट है टोटम से रिलेटेड, तो ये आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर करिए। According to Marx, the sequence of progression of society was capitalism, feudalism, socialism, and ancient society and communism. मार्क्स के अनुसार समाज के प्रगति के क्रम है पूंजीवाद, सामंतवाद, समाजवाद, प्राचीन समाज और साम्यवाद। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट है। सिंपली कार्ल मार्क्स के जो मोड ऑफ प्रोडक्शन स्टेजेस हैं, वो आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। तो सिक्स मोड ऑफ प्रोडक्शन स्टेजेस के बारे में कार्ल मार्क्स बात करते हैं। सबसे जो फर्स्ट हमारा है वो है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, या फिर ट्राइबल सोसाइटी भी जैसे हमारा डरखाइम ने बुलाया था, जहाँ पे कोई भी मतलब बहुत ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर डिफरेंसेस नहीं होते, सारी जो चीजें हैं वो कम्युनली ओन्ड हमारी होती हैं। जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज हमारी होती हैं, उसे एक तरह से, ये भी आपको ध्यान रखना है, हंटिंग गैदरिंग जो सोसाइटीज हमारी होती हैं, उसे डरखाइम ने, सॉरी, कार्ल मार्क्स ने हमारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म या ट्राइबल सोसाइटी में बताया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो सेकंड हमारा आता है वो आता है एंशियंट सोसाइटी, जहाँ पर स्लेवरी जो सिस्टम है वो हमारा चलता है। मास्टर स्लेव रिलेशन यहाँ पे हमारे होते हैं। मास्टर स्लेव मतलब मास्टर्स जो हमारे होते हैं, जो सारे वर्कर्स को एक तरह से अपने कंट्रोल करते हैं, एंड स्लेव्स मतलब जो उनके गुलाम होते हैं, जो उनके अंडर हमारे काम करते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आती है हमारी फ्यूडल सोसाइटी, जहाँ पर हमारा जो फ्यूडल सिस्टम है, तो यहाँ पर हमें फ्यूडल लॉर्ड्स देखने को मिलते हैं।
फ्यूडल लॉर्ड्स और उनके जो सर्फ्स हैं। फ्यूडल लॉर्ड्स कौन से होते हैं? जो एक तरह से लैंड ओनर्स हमारे होते हैं। सर्फ मतलब जो उनके अंदर जो उनके दास होते हैं, जो उनके लिए सारे काम करते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेज आती है हमारी कैपिटलिज्म, जहां पर भी क्लास स्ट्रगल होता है। तो बुर्जुआ क्लास यहाँ पर हमारी होती है। एंड यहाँ पे हमारी प्रोलिटेरिएट क्लास होती है। तो बुर्जुआ मतलब जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, कैपिटलिस्ट हैं, जो सारा जो सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल करते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिनके कंट्रोल में हमारे रहते हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, वो बुर्जुआ क्लास है। प्रोलिटेरिएट मतलब जो लेबर वर्किंग क्लास है हमारी, वो प्रोलिटेरिएट। तो इनके बीच में भी काल स्ट्रगल हमारा चलता रहता है। फिफ्थ स्टेज आती है हमारी सोशलिज्म, जहां पर कार्ल मार्क्स ने बताया था कि जो प्रोलिटेरिएट है उनका हमें रूल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये इन्होंने बताया था। फिर लास्ट स्टेज आती है कम्युनिज्म, जहां पर प्रोलिटेरिएट है वो भी अपना रूल जो है गिव अप कर दिए। फिर से सारी जो चीजें हैं वो कम्युनली ओन्ड होगी, मतलब सभी को जो सारी चीजें हैं वो हमारे इक्वल तरीके से मिलेंगी। तो इस तरह से ये जो सिक्स मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इनके बारे में कार्ल मार्क्स हमारी बात करते हैं। एंड ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें से जो स्टार्टिंग के फोर है, मतलब प्रिमिटिव, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, फ्यूडलिज्म एंड सोशलिज्म। तो फर्स्ट टू फोर्थ जो हमारे हैं वो हिस्टोरिकल है, मतलब पहले के टाइम पे है। ये जो सोसाइटीज हैं वो हमें देखने को मिली है। और जो हमारे डी और ई है, मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ जो है, मतलब सॉरी, जो सोशलिज्म और जो कम्युनिज्म है ये हमारे फ्यूचरिस्टिक हैं। मतलब अभी भी ये जो सोशलिस्ट या फिर जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो हमें देखने को नहीं मिली है, बट फ्यूचर में ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में कार्ल मार्क्स बात करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोड ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स का। तो सारी स्टेजेस जो है वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, उनके जो भी फीचर्स हैं वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। डिफरेंट थिंकर्स हैं, उनके कंसेप्ट आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखें, ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ऑगस्ट कोम्ट हमारे लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, मतलब जो थ्री स्टेजेस, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस उन्होंने हमारी बताई थी। तो सबसे पहले थियोलॉजिकल स्टेज हमारी आती है, जहां पर सुपर नेचुरल चीजों पे आप बिलीव करते हो। सेकंड हम लोग बात करें तो मेटाफिजिकल स्टेज हमारी आती है, जहाँ पर नेचुरल जो ऑब्जेक्ट है उस पर आप बिलीव करते हैं। थर्ड स्टेज जो है पॉजिटिविस्टिक स्टेज हमारी है, जहाँ पर साइंटिफिक चीजों पे आप बिलीव करते हो। नेक्स्ट थियोलॉजिकल स्टेज को भी उन्होंने थ्री पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले उन्होंने बताया था फेटिसिज्म या फिर एनिमिज्म, जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में आप बिलीव करते हो कि सुपरनेचुरल पावर है। नेक्स्ट उन्होंने बताया था पॉलीथिज्म, जब आप मैनी गॉड्स में, मतलब एक से ज्यादा भगवानों में बिलीव करते हो। नेक्स्ट उन्होंने बताया था मोनेथिज्म, जब एक सिंगल सुप्रीम डाइटी में, मतलब एक ही ईश्वर में, भगवान में आप बिलीव करते हो। तो इस तरह से उन्होंने बताया था कि हर सोसाइटी, समाज का, सब्जेक्ट्स का हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ हम लोग जाते हैं। तो ऑगस्ट कोम्ट इस बारे में बात करते हैं। तो ए का टू होना, सॉरी। फिर हम लोग बात करें एमाइल डर्कहाइम, तो साइज एंड डेंसिटी की बात करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज बढ़ता है, डेंसिटी पॉपुलेशन की बढ़ती है, तो हम लोग जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की तरफ हम लोग जाते हैं। इसके बारे में डर्कहाइम बात करती हैं। कार्ल मार्क्स की हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की ये हमारी बात करते हैं कि किस तरह से इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से वो सारी चीजें डिटरमाइन करते हैं। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट भी हम लोग कार्ल मार्क्स को बोलते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखें हर्बर्ट डिस्पेंसर। सो इवोल्यूशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमारी जो सोसाइटी है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में इवॉल्व हुई है। तो मोस्टली सोशल इवोल्यूशन के बारे में हमारे अ, जो हर्बर्ट डिस्पेंसर है वो बात करते हैं। तो ये टॉपिक भी हमने अच्छे से कवर किया है कि कैसे फिजिकल इवोल्यूशन और जो हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है इनको हमारा साथ में मिला के सोशल इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमारी जो सोसाइटीज हैं पहले सिंपल सोसाइटीज होती हैं, फिर हम लोग कंपाउंड सोसाइटीज की तरफ जाते हैं, फिर हम लोग देखें तो डबली कंपाउंड सोसाइटीज की तरफ जाते हैं, एंड फिर हम लोग जो ट्रबली कंपाउंड सोसाइटीज हैं उनकी तरफ हम लोग जाते हैं। तो इसके बारे में हमारे हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं। तो ये तो उन्होंने एक तरह का इवोल्यूशन बताया। सेकंड उन्होंने बताया था कि हम लोग मिलिटेंट सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ जाते हैं। तो इन दो तरीके से हमारी सोसाइटी में इवोल्यूशन होता है एंड कॉम्प्लेक्सिटी लोगों के बारे में बढ़ती है, जिसके बारे में हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं। तो यही आपसे पूछा गया था। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। हाँ, लगातार क्लासेस ले ली ना मैंने अभी 2-2 घंटे की, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा इशू रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं क्योंकि अभी 12 बजे मेरी यूट्यूब पर क्लास है। तो मैं आपको जिन्होंने भी दिसंबर का एग्जाम दिया था उसमें पूरा कल मैंने, अगर आपने देखा है तो आंसर की एनालिस्ट मैंने आपके लिए किया है। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो भी आप लोगों को एनालिसिस जो वीडियो है वो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, आगे के लिए हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो वो आंसर की एनालिसिस वाला वीडियो आप लोग भी जाकर ज़रूर देखें। और अभी मेरा 12 बजे वीडियो है कि उसमें कौन से जो क्वेश्चंस है वो हमें चैलेंज करने हैं, मतलब किन क्वेश्चंस के आंसर एनटी ने रॉन्ग दिए हैं तो उनको हमें चैलेंज करना है। तो वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया जो क्वेश्चंस हैं हम लोग इन्हीं जो क्लासिकल थिंकर्स हमने कवर किए उनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना भी आप पढ़ लो बट अगर रिवीजन नहीं किया तो फिर क्वेश्चंस आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। सारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से आप लोगों को रिवाइज करने हैं, जिससे आप अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर कर सको। और कोई आपको डाउट है तो वो भी आप मुझे अभी पूछ सकते हो, या कल भी हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन है तो उसमें आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है तो आपका मुझे बताइए। और एक और चीज़ जो मुझे बोलनी थी, मंडे से जो हमारी क्लासेस हैं वो 11 AM पर होंगी। तो ये भी आप लोग ज़रूर टाइम नोट डाउन कर लीजिए एंड बिल्कुल टाइमली क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल 11 AM पर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो मंडे से 11 AM पर मेरी क्लासेस होंगी। और क्योंकि मेरी 10 AM पर यूट्यूब क्लास रहती है तो रहेगी मंडे से, तो ये चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। तो मंडे से हम लोग 11 AM पर क्लासेस रहेंगी। अगर आप लोग लाइव ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 11 AM पर मुझे बिल्कुल टाइमली ज्वाइन कर सकते हो। इस तरह से हमारी क्लासेस चलेंगी। तो कोई भी डाउट है आपका वो हम लोग कल की क्लास में सॉल्व कर सकते हैं, एंड जो भी आपको कंफ्यूजन है वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो आज की क्लास फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।